आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज औरंगाबाद में जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूं, वक्फ माल मत्ता सुरक्षा फोर्स के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। और हमेशा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात में इनकी न्यूज़ आती रहती हैं। वक्फ की ज़मीनात को लेकर कभी ख़बरस्तान, कभी दरगाह की ज़मीन को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि वक्फ की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका बक़ा कायम रहे। चलिए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले ये बोलिए कि हम अखबार में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आप अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये इस तरह की आवाज़ उठती है, बाद में दम तोड़ देती हैं। तो अब कुछ कहना चाहेंगे यार? और ये इंटरव्यू हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर बेदारी आए। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने इस काबिल समझे कि ये टॉपिक पे बात होना चाहिए। अवेयरनेस के ताल्लुक से ये बात ये है कि ख़ास करके पूरे महाराष्ट्र का जो वफ़ इदारा है वो अपने औरंगाबाद शहर में है, पंचक्की इदारे के अंदर जी। और उसका तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम जो है वो यहीं से चलता है पूरे महाराष्ट्र का। फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिसर बने हुए सब है। मगर यह है कि आप और हम जिस शहर में रहते हैं तो हर एक शख्स का अपने एरिया की एक ज़िम्मेदारी है। जैसे उसके पड़ोस की मस्जिद हो गई, ख़बरस्तान है, दरगाह है, आशुर खाने है, ख़बरस्तान है और ईदगाह है जी। तो आप अपने बचपनों में जो चीज़ें देखे होंगे वो आज देखने के लिए आपको नहीं मिल रही जी। और जो आज हम देख रहे हैं वो हमारी बाद वालों को देखने को नहीं मिलने वाली जी। तो लिहाजा हमारा और आपका फ़रीज़ा ये है कि भारतीय संविधान के तहत और वक्फ एक्ट के तहत आपको और हमको और हर भारतीय मुसलमान को ये राइट्स है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। जी। तो उस एतबार से वक्फ माल मत्ता सुरक्षा फोर्स एक संगठन तैयार हुई है जो कि रजिस्टर्ड है पूरे भारत में जी। जिसका मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और उसी तरह हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद फारूक साहब है जी। एक और एक साहब जो है उसमें जो सौदागर साहब है जो महाराष्ट्र है, महाटवाड़ा लेवल पे खाजी साहब है और नहरी साहब है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मामले में शेख नूर है। तो हम लोगों का सबका एक मीटिंग ये तय हुआ है कि जैसे सेंटर औरंगाबाद जो ओल्ड सिटी कहलाता जी। और ये जो बहरून औरंगाबाद जो कहलाता जी। तो जिसमें से आप मैं मिसाल देकर ये बोलूँ कि आप रोज़बाग सादात मस्जिद से तो वाकिफ़ होंगे। जी। 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 तो उसकी जो तारीख़ है वो 400 साल पुरानी है जी। और उसमें जो ख़बरस्तान है वो 400 साल पुराना है। मगर बदकिस्मती से 400 साल से वहाँ आज तक कोई दफन नहीं हुआ। मगर वो आए दिन जो है एक कुछ समाज के ज़रिए, झंडों के ज़रिए, कचरा गुंडी के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, सड़कों के रोड वाइंडिंग के ज़रिए वो वैसे आबाद हो रहा, मगर हमारा ख़बरस्तान आबाद नहीं हो रहा। एक तरफ से फौजिया मैडम साहिबा के दामाद का मकान है, एक तरफ से मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब का मकान है, दूसरी तरफ से खासदार इम्तियाज़ अली साहब का है और दरमियान में ये मस्जिद और ख़बरस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह से मस्जिद ही आबाद है 2 गुंटे पे, बाकी 3 एकड़ पे पूरा इंक्रूचर बैठा हुआ है। तो जब हम ये, और मैं मस्जिद का मुसल्ली और पड़ोसी हूँ जी। तो मेरा फ़रीज़ा है कि मैं मेरी चीज़ों को, मेरे सामने की चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ करूँ जी। तो यही मामला हमारे अदर एक्टिविस्ट मेंबरों का है जी। उसी तरह हर वो शख्स जो सूझबूझ रखता है जी। वफ़ के मामलात को समझता है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे बीड़ बाईपास सतारा जो है आपका बजाज हॉस्पिटल के पीछे, उधर के इंचार्ज हमारे मीर मुदस्सिर अली साहब है जो कि अब वो न्यू औरंगाबाद जो अभी बस रहा है जी। वहाँ पर आप देखें कि वो सिल्क मिल कॉलोनी वाला एरिया जो है वो वहाँ पर आते हैं ईदगाह को दफनाने के लिए। जी। तो जब 12-15 हज़ार की वहाँ आबादी हो गई बजाज के बैक साइड में, वहाँ ख़बरस्तान और ईदगाह क्यों नहीं है? आप मिटमिटा पड़ेगांव की बात कीजिए, कासिम बर्री के पहले की, कचरा गुंडी के पास की, आज वहाँ 15,000 के करीब आबादी हो गई है। वहाँ ख़बरस्तान और ईदगाह नहीं है। उसी तरह आप नारेगांव कचरा गुंडी की बात देखिए, वहाँ ख़बरस्तान ईदगाह नहीं है। उसी तरह सईदा कॉलोनी की तरफ मसले नहीं है। हमारी वफ़ की ज़मीन हर जगह मौजूद है और हमारे को ईदगाह और ख़बरस्तान नसीब नहीं है। तो क्या आने वाले वक्त में क्या हम बेचारे गैर मुस्लिमों की तरह हम एक यात्रा गाड़ी निकाल कर हम हमारे जनाजे लेके जाएँ? हमारे अपने पड़ोस के अंदर नहीं है। और कुछ एजुकेशन माफिया ने क्या करे कि भाई मस्जिद, ईदगाह, ख़बरस्तान को एजुकेशन माफिया ज़मीन बनाते जा रहे जी। अब वहाँ पे एक रिटायर सर है, उन्होंने रिटायर हो गया, उनको घर में कोई नहीं पूछता, उन्होंने यहाँ के होशियारियाँ बता रहे जी। ये सादात मस्जिद के मैटर में। तो इसी तरीके से हम पूरे महाराष्ट्र लेवल पर, महाटवाड़ा लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में, अपने शहर औरंगाबाद में हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मेंबर साजी वगैरह करके लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि अपनी अपनी चीज़ों की हिफाजत करो जी। अब मिसाल के तौर पे मैं लोग अलग अलग अक़ीदे के से जुड़े हुए होते हैं मगर हम किसी के अक़ीदे को छेड़ना नहीं चाहते जी। मगर कुछ दीवार पे आस्थाना होता है, झाड़ के पास होता है, तो लोग बोलते हैं शिर्क है, ये बिद्दत है।
मगर वही जब ज़मीन हथियाने की रहती तो वही लगा के काम करते। जब ज़मीन उनको हथियाने की रहती तो वही आस्थाना आशो खाना बनाकर, वही मज़ार बनाकर उन्हें हथियाते। जब शिर्क और बिद्दत नज़र नहीं आती तो हम अपनी निशानियाँ ख़त्म कर रहे, हम शायर इस्लाम अपने हाथों से साफ़ कर रहे। जी। तो हमारे असलाफ़ में हमारे लिए जो छोड़ कर गए हैं, ख़ास करके मसाजिद, ईदगाह और ख़बरस्तान, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं करेंगे। हम अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं करेंगे, आपकी और हमारी हिफाजत अल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह के घर महफूज नहीं है, आपके मेरे घर महफूज नहीं है। सर सवाल ये है कि देखिए कि जो भी महकमे का एक इदारा होता है, ऑफिस होता है, जैसे पुलिस का एक ऑफिस होता है, कलेक्टर का ऑफिस होता है, जैसे वक्फ बोर्ड का भी ऑफिस है। अब इतने बड़े जिम्मेदार हैं साहब, तब कहीं ना कहीं फिर ये क्या कर रहे हैं? फिर अब सवाल तो आएगा ना, जब आप इतने बड़ा एक तरह का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो भी बात हो रही, तो लोग जहन में बात आएंगे फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? सब उन वो जो कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा, मुझे भी नज़र आ रहा और आवाम को भी नज़र आ रहा। मगर हमारा ये कहना है कि उन्होंने जो नहीं कर रहे आप वो कर सकते, मैं वो कर सकता। हमको सुप्रीम कोर्ट के एक्ट जो वक्फ एक्ट फाइनल हुआ है 1995, उसमें अधिकार दिया गया है जो काम वक्फ बोर्ड नहीं कर सकती, वक्फ ऑफिसर नहीं कर सकता, वक्फ का सीईओ नहीं कर सकता, चेयरमैन नहीं कर सकता, मेंबर नहीं कर सकता, वो आप कर सकते। एक एप्लीकेशन आप दीजिए पहले, अच्छा, उस पर रिमाइंडर दीजिए, 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद आप ट्रिब्यूनल चले जाइए ना, ट्रिब्यूनल से गाइडलाइंस लेके आइए ना। क्यों काम नहीं होगा? आपको हमको फेमस होना है तो सिर्फ वो मुद्दा बन के रह जाएगा, काम नहीं होगा कभी जी। चाहे फिर वो हमारा कोई भी लीडर रहने दो और किसी भी पार्टी का रहने दो। वो पेपर सिर्फ काले जो है ना फेमस होने के लिए कर रहा है। वाकई में काम करना है तो पिटीशन दाखिल करो ना आप। जी। तो पिटीशन दाखिल करने पे काम क्यों नहीं होगा? ये बताइए आप मुझे। सर मैं अखबार में पढ़ता हूँ और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वक्फ के अंदर जो वक्फ ट्रिब्यूनल में जब लोग जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अपने जो वकला ज़्यादातर मतलब जो नाकाम हो जाते हैं या उनके केसेस फेल हो जाते हैं, वो केस हार जाते हैं, ऐसा अखबार सुनने को मिलता है। फिर सवाल पे लोग मायूस होते हैं ना साहब कि हम वहाँ पर भी जाएंगे तो फिर हमारा कुछ अलग अंजाम ना हो जाए। भाई वो जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर वो बेचारों की लाइल्मी है। दूसरी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे एनआरसी का जब मुद्दा आया था जी। तो जिस जगह पे यहाँ पर हम बैठे यहीं पे थोड़ी दूरी पर एक शाहीन बाग बोलकर बसा था जी। तो रोज़ शाम में है ना यहाँ पर नारा लगता है कि हम पेपर नहीं बताएंगे। अच्छा। और वही लोग सुबह है ना खामोशी में पेपर तैयार करते थे। अच्छा। अपने बाप दादा के पेपर भी ढूंढते थे और पेपर भी बनाते थे। तो जिस फिक्र से वो पेपर बनाते थे वही फिक्र से आपको और हमको पेपर पहले निकालना होगा। जी। अभी मराठा समाज का एक मुद्दा चल रहा है आरक्षण। जी। जी। तो इस आरक्षण वाले मामले में और ये मुद्दा उस वक्त ज़्यादा गर्म हुआ जब महाराष्ट्र मुक्ति संग्राम भी था। जी। सीएम साहब औरंगाबाद आए थे। जी। जी। और भी इदारे के लोग आए थे और भी ऑफिसर्स आए थे, सब आए थे। जिस निज़ाम से इतना हम बैर लगा रहे, जितना इतना जलापा हमको जिस निज़ाम से, आज उसी के पेपर ढूंढ रहे ना। जी बराबर। उसी के पेपर में हम मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि मराठों के लिए उन्होंने क्या दे के गए, मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या दे के गए। तो मेरा ये कहना है कि इंसान ख़त्म हो जाता, रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता। तो हम प्रॉपर वे में जब तक पेपर जमा नहीं करेंगे जी। तो ना हम आप वक्फ बोर्ड के फेवर में जा सकते, ना आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फेवर में जा सकते। हम लगाते आड़े टेढ़े पेपर। जी। मेरे पास एक हाल ही का एक मुद्दा आया हुआ है जी। आप छोटे मतलब उस बात पर आप हंस भी सकते हैं जी। कि बैठे हुए आप जिस जगह पर है जी। वो सूट यहाँ का दाखिल करा हुआ है और पेपर 4 तरफ के डाले हुए, तो जज आपको आपके हाथ में फैसला क्यों देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर और वो वकील वो चंद फीस के लिए वो आड़े टेढ़े पेपर लगा दे रहा है, वो दावा कैसे जीतेगा? तो मायूसी ऐसी आती है। तो हमारी प्रॉपर वे में नॉलेज ही नहीं है। एक आज है ना पड़ेगांव के अंदर 25-50 हज़ार रुपये का प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं जी। तो 50 जनों से पूछ रहे जी। आप एक मस्जिद का और दरगाह का खबरस्तान की रजिस्ट्रेशन या ट्रिब्यूनल में दावा डालने जा रहे हैं, आप उसके बारे में 50 जनों से थोड़ी राय लेके जाइए ना, आपको प्रॉपर वे में गाइडलाइन हो जाएगा। आप किसी को बताना ही नहीं चाह रहे जी। तो आप फिर जीतेंगे कैसे? क्योंकि आप मिल्लत के लिए करना चाह रहे, आप आखिरत के लिए करना चाह रहे, तो आपको आवाम के साथ आवाम की अदालत में रखना होगा आपको पहले। जी। आवाम उस चीज़ को पसंद करेंगी। और हम वक्फ माल मत्ता सुरक्षा फोर्स किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करती, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करती। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम हुए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। घाटी वाला एरिया आप देखिए, जी। जी। भरकल गेट से लेके मक्कई गेट तक जी। और टौनाल वाला रास्ते से पंचक्की वाला रास्ता, जी। ये दोनों तरफ से आपने देखे खाम नदी तक। जी। कौन से साल में एक्वायर हुई थी ज़मीनों? सब काफ़ी पुरानी बात है साहब, वो लगभग 1960-70, काफ़ी मतलब 30-35 बहुत काफ़ी पुरानी बात है। 50 साल से ज़्यादा हो रही है। हाँ जी। बिल्कुल। घाटी प्राइमेसेस के अंदर कितनी मस्जिद है साहब? मेरे को जहाँ तक इल्म है 2 या 3 मस्जिद है वहाँ पर।
अच्छा। एक अंदर दरगाह के पास की है, एक मुंशी मस्जिद शायद वो है। मुंशी मस्जिद तो आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। आबाद है, यस यस। एक 3 नंबर वार्ड जाता है जहाँ जलवे लोगों को रखते थे, जी जी जी। वहाँ मस्जिद शहीद कर दी गई है। और ओपीडी के पास आज भी मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। मगर हमारे ख़दीम औरंगाबादियों को और लेटेस्ट के नौजवान टिकटॉकर को, हमको आज भी सिर्फ मुंशी अमीन के अलावा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, दूसरी बात, घाटी दवाखाने के अंदर कितने कब्रिस्तान है साहब? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अपने जमील बेग की मस्जिद है, बस वही मेरे नज़र में है जो दिख रहा मुझे। वो तो दरगाह वाला एरिया हाँ है। जी। मैं घाटी के अंदर कह रहा नहीं, हूँ। घाटी में तो मैंने नहीं देखा साहब। मैं आपको 3 कब्रिस्तान बताऊंगा। एक शाही कब्रिस्तान है। आपने शाही मस्जिद का नाम सुने? जी जी। शाही कब्रिस्तान कभी सुने क्या? नहीं नहीं, मैं पहली बार आपके वो सुन रहा मैं। जी, शाही कब्रिस्तान है। और ये शाही कब्रिस्तान जो कि आसिफ जा अव्वल जो पहले निज़ाम थे, जी जी। उनके औलादे दफन है साहब आज भी वहाँ पे। एक आईना महल बोलकर छोटा सा एरिया है, वहाँ पे शाही महल बोलकर एक एरिया है। हम यही कह रहे हैं कि हमारे असलाफ़ों के छातियों के ऊपर आज है ना गवर्नमेंट इदारे बने हुए, और हम है ना वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। मगर जो आज है वो तो कुछ करो, उसको तो तहफ़्फ़ुज़ करो, उसको तो बचाओ। और एक्ट है, खुदा ना वैसा ही वफ़ एक्ट को तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जी। पूरे हिंदुस्तान से 120 पिटीशन दाखिल किया गया कि वफ़ एक्ट ख़त्म करो। जी। तो क्या आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ख़त्म होगा और उसके बाद हम जागेंगे? तो उससे पहले जो कर सकते कर लो ना, जब होगा जब देखेंगे। जी। ऐसे बहुत सारे बातें हैं और बहुत सारे काम हैं साहब, मगर हर एक शख्स ने एक मुद्दा पकड़ लिया। जी। हर मदारिस ने एक मुद्दा पकड़ लिया, हर मकतब ने एक मुद्दा पकड़ लिया, हर एनजीओ ने, हर सियासी पार्टी ने एक एक भी मुद्दे पकड़ ली, तो अपने शहर के मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। हमको किसी मुद्दे पर बात करनी, हम काम करने के लिए आए, हम मुद्दे उठाने के लिए नहीं आए। सर, एक सवाल जहन में आता है, जैसा आपने कहा कि भाई हर एक ने अपना अपने एक मुद्दा पकड़ लेना, फिर लोग जहन में ये आता है कि भाई ये अलग अलग क्यों चढ़ रहे। फिर लोग इस तरह के आरोप लगा इस्लाम तराशी करते कि अलग अलग दुकानें लगा रहे। लफ्ज़ दुकान भी इस्तेमाल होता है साहब, क्या कहेंगे? ठीक है साहब, वो मैं किसी के जहन और ज़बान को तो मैं पुर नहीं सकता, नहीं, ये उसकी एक वजह है। जी जी मगर मेरा ये कहना है कि भाई आप है, जी आपका अपना एक चैनल है SDM चैनल, जी जी ऐसे हज़ारों चैनल है। जी अब हज़ारों चैनल के ऊपर हज़ारों बातें होंगी, जी जी तो मैं हज़ारों बातें तो नहीं कर सकता। मगर जी मैं ये कह रहा हूँ कि वफ़ एक्ट ने मुझे जब इजाज़त दी है जी और मैं जिस काम का मुकल्लफ़ हूँ, मैं वो नहीं कर रहा तो उसकी मुझे पूछूंगी। मैं इस एतबार से, इस नीयत से, इस अक़ीदे पे मैं काम करूँ तो क्या हर्ज है? जी सही है जी जी कि मुझे लगता है कि मैं ये काम बखूबी से निभा सकता हूँ, तो मैं नहीं करना चाहिए। अब मुझे लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता, कोई मेरे से बेहतर कर सकता, तो मैंने ये ले जाके फ़ाइल उस तक पहुँचा देना चाहिए। जी। आप शहर के अंदर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी हमको कॉल आता है, हमारे बड़ों को कॉल आता है, हमारे ज़िम्मेदारों को कॉल आता है कि फ़लानी एरिया है, फ़लानी एरिया के अंदर का ऐसा सा ये है। हमसे, मेरे वालिद के वक्त के लोग, उनसे पुराने लोग आज भी वो फ़ोन करके पूछते इसका रिकॉर्ड मिलेगा क्या? जी। जबकि बोलना ये है कि पेपरों की ज़िम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड की नहीं है, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की नहीं है, आपकी और मेरी भी है, क्योंकि वो आपका मेरा इदारा है। जी। हम अपने इदारे की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जी। जिस तरह हम अपनी पड़ोस की मस्जिद का जी। जैसा ख्याल रखते हैं, वैसे हमने वक्फ बोर्ड का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास बात, और उसका ख्याल रिकॉर्ड की शक्ल में रखा रहेगा। जी। हम वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ नहीं है साहब, हम वक्फ बोर्ड के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, उनके लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है। हम वो मोनोपोली के और वो जो सिस्टम के ख़िलाफ़ है जो उसको खोखला कर रहा अंदर से। जी। एक मिशनरी है साहब जो बड़े लेवल की, जो इनको काम नहीं करने देती। जी। कौन सा मुसलमान शख्स है जो वहाँ चाहता कि मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं होना, दरगाह का नहीं होना, कब्रस्तान का नहीं होना, ऑडिट नहीं बनना, रिपोर्ट नहीं बनना, कौन चाहता? मगर कोई ना कोई ऐसा एक वज़न है जी। जो एक मिशनरी के तौर पर चलाया जाता कि ये एकेडमी ने काम नहीं करना, ये इदारे ने काम नहीं करना, और वो मजबूर है साहब, वरना काम तो सबके चल रहे। जी। छोटी से छोटा इदारा, छोटे से छोटा NGO जो है कारनामे बता रहा आज, तो वफ़ महाराष्ट्र का है, वो क्यों नहीं कर पा रहा? सर, एक सवाल मेरे जहन में आया, और ये मेरा सवाल भी नहीं है, जनता में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं, उनके दिल में तड़प है, लेकिन वो किसके सामने बोले, कैसा बोले। तो हमारे ऐसे लोग कभी मिल जाते तो हमारे सामने जिक्र करते कि भाई जैसा हमारे पास 4-5 हमारी बड़ी इस्लामी जमात तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, काबिल सताइश उनकी कारकर्दगी। सवाल ये है कि तमाम तंजीमों के अपने अपने इदारे हैं, कुछ कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई अरबी मदारिस है, बहुत अच्छी बात है, इनकार नहीं है। जब ये लोग चंदे की शक्ल में लाखों रुपये जमा करके बड़े बड़े मदरसे चलाने में कामयाब हो रहे हैं, सारी बात हो रही है, लाखों रुपये पे उनको 2 लाख 3 लाख का कई का सुनने में आता है कि 50 लाख का सालाना खर्चा है, 1 करोड़ का खर्चा है। अच्छी बात है, उससे भी कोई इतराज़ नहीं है। जब ये इतना बड़ा सिस्टम में जा रहे हैं, तो जब हमारी ज़मीनात है, हक़ की ज़मीनात है, तो फिर ये तंजीमें के तमाम ज़िम्मेदार
क्योंकि फिर ये एहसास क्यों नहीं होता कि भाई चलो अगर यहाँ अगर हम कम पढ़ रहे, अगर हमारा कोई वकील कमज़ोर है तो हम चंदे की शक्ल में तमाम तंजीमें मिलकर एक चंदा जमा करें, सदका खैरा जमा करें, एक अच्छा वकील खड़े करें, उसको जो है तो अच्छे अंदाज से कानूनी अंदाज से ज़मीन को हासिल करें, उसके अंदर कई इदारे क़ायम करें, कौम को फ़ायदा पहुँचाए, समाज को फ़ायदा पहुँचाए। फ़ायदा मतलब जब तो मदरसे चला रहे ना करोड़ों रुपए के, देखिए मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सलाम करता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब ये करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है तो फिर इसके ऊपर ये क्यों नहीं होता? मतलब ये कोई ऐसी ज़मीन नहीं ना सरकारी कि जान दो भाई उस पर करेंगे तो कौन हदकामा कर रहा, केस हार जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो भाई ये इसमें चंदा क्यों नहीं होता, इसमें खड़े क्यों नहीं होते, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है। और आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसके कहने के छोटे मोटे जिम्मेदार, आप एक मुहिम लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ना, हम वफ़ एक्टिविस्ट है। हाँ तो उस एतबार से वफ़ वाला इशू है, इसलिए आप सवाल कर रहे हैं मुझसे। जी और अच्छा लगा कि मुझे किसी ने मेरी दिल की बात मुझसे पूछी आज। जी। आपने एक लड़के का जो मोडिश स्पीकर है जो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करता है, उसका नाम है वली रहमानी, एक नौजवान लड़का है। हाँ जी जी थोड़े दिन पहले उसका एक वीडियो आया था एक स्कूल मदरसे के ताल्लुक से। जी उन्होंने कुछ दिन पहले जो है अपील किए थे कि भाई सिर्फ 100 रुपये जो है डोनेशन दीजिए जी। हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अच्छा और चंद दिनों में करोड़ों रुपये जमा हो गया था। अच्छा सही है जी। वो वीडियो बहुत दिन चला। बाज़ाब्ता फिर उसमें ये हुआ कि वो अकाउंट में पैसा इतना हो गया था कि वो उसको बैंक को लॉक करना पड़ा। हाँ। और उसके ट्रू कॉलर पे किसी गैर मुस्लिम का नाम आ रहा तो थोड़ा सा कश्मकश भी फैल गई थी। हाँ। फिर उन्होंने उसका भी खुलासा करे, फिर ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बजट था वो मुकम्मल हो गया, अच्छा अब अमाउंट रोक दिया जाए। यानी उन्होंने एक पहल की, जी जो एक सोच थी, वो सोच को उन्होंने प्री प्लान तरीके से उतारा, लोगों तक पहुँचाया, और हर मुत्तफ़िकर के आदमी ने उन तक बात भी पहुँचाया, पैसे भी पहुँचाए। बरोबर जी। उसी की ज़िम्मन में आपका तमाम जमातों से हाँ। ये मुतालबा है। हाँ। उसी ज़िम्मन में तो एक तो प्रैक्टिकल काम हो गया। जी जी। अब एक नौजवान अपने एक स्पीकर बंदा जो लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा करता है, वो जब ये काम कर सकता जी तो तमाम जमातें काम क्यों नहीं कर सकती? तो जी हकीकत कड़वी है, ये अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसना नहीं चाहते। ये जब तक इनकी ज़मीनात प्राइवेट रहेंगी, इनके NGOs, इनकी संगठना, इनकी जमातें और इनका फ़ंड, इनका अकाउंट चैरिटी में जब तक रहेगा, और जब तक वो 12A, ATG और फलाने के तहत रहेगा, तो ये मनी का जो मामला है, पैसों का जो मामला है, तो ये जो है उम्मत के सामने, आवाम के सामने, वफ़ के सामने नहीं आएगा। हमारे अपने बड़े जो है वो ख़ुद नहीं चाहते कि वफ़ की ज़मीन पे कुछ हो। मैंने इतने मुत्तक़ी परहेज़गार लोग देखा कि जब मैंने उनके सामने पेश किया कि शहर के अंदर मैं आपको 25, 50 और 100 एकड़ बताता, शहर के अंदर, हाँ। शहर के बाहर नहीं। हाँ। मैं आपको हिमायत बाग से लेकर रोज़े बाग के दरमियान में 25 एकड़ ज़मीन खाली वफ़ की बताता, खाली पड़ी। हाँ। मैं आपको अतराफ़ में 50-50 एकड़ और 100-100 एकड़ की ज़मीन बताता जो औरंगाबाद की और सिटी को लग कर है, और औरंगाबाद के थोड़ी दूरी पर मैं आपको ऐसे 100-100 एकड़ बताता। मगर जब मैंने बड़े बड़े ऑफिसर से मुराद ये दीनदार तबके थे, हाँ। जमात वालों से मैंने बात किया, तो इतने मुत्तक़ी परहेज़गार लोग थे कि उन्होंने नहीं, हमको वफ़ की ज़मीन नहीं चलती, बोले थोड़ी सी दूर बता दो, महंगी बता दो, क्योंकि वो जो महंगी बताएंगे तो उसके लिए ज़िंदगी भर चंदा जमा होगा, आवाम का चंदा रहेगा। वफ़ तो आपको अलाउड करके देंगी ना, और एक नॉर्मल आपसे साल का चार्ज लेंगी, एजुकेशन के नाम पे और कम लेंगी, मेडिकल के नाम पे और कम लेंगी, मगर प्राइवेट ज़मीन तो महंगी मिलेंगी ना, तो ज़िंदगी भर हमारा चंदा चलते रहेगा। ये हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं आपसे और आपके चैनल पे। फिर वही मस्जिद का मामला, हर आए दिन एक नई मस्जिद बन रही है जी। वीरान और शहीद मस्जिद क्यों नहीं बना रहे आप? सब नई मस्जिदों के ऊपर मेहरबान है, और पुरानी और वीरान और शहीद जो असलाफ की छोड़ी हुई मस्जिद है वो क्यों वीरान है? वो उसका हक़ नहीं है, वो मस्जिद नहीं है। अभी हमारी हाल ही में बुड्डी लाइन के अंदर एक मस्जिद बन रही है जी। वो कई करोड़ों की ज़मीन ले हुई और करोड़ों रुपए लग रहे, और उसके थोड़ी जो 1-2 किलोमीटर के दरमियान में आपको 3 मस्जिदें बताता हूँ वीरान आज भी में, वो क्यों नहीं? घाटी प्राइमेसेस के अंदर OPD के पीछे मस्जिद बताता हूँ मैं जी, वो क्यों आबाद नहीं हो रही? सवाल ये है कि ये जो फ़ंड जनरेट हमको आवाम से लेना है ज़िंदगी भर, लेके इस पर धंधे चंदे करना है ना, चंदे जमा करना है, चमड़े जमा करना है, और हर जमात का यही हाल है साहब जी। इसलिए मैं किसी जमात से नहीं, अलमुस्लिम व अखल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस अक़ीदे के तहत हम ये काम कर रहे हैं और एक दूसरे को काम करके दे रहे हैं। मैं हर किसी की मस्जिद में जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उनके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। हमारी कोई अलादगी मस्जिद नहीं, हमारी कोई अलादगी जमात नहीं है, हम एक संगठन है, और हमारी जमात के अंदर ये जो संगठन है इसमें हर जमात के लोग हैं। मसला यही आ गया कि जब हम जमात इस्लामी की बात करो, जमात अहले हदीस की बात करो, तबलीग जमात की करो, अहले सुन्नत की करो, सब करो, मगर ये जो अवाम, इनके पास जो नीचे का जो तबका है, क्रीम तबका, ये बहुत नेक नियती से, मगर जो हेड है ना, वो किसके बाप की नहीं सुनते।
ये हकीकत बयान है। आप लेके जाओ ना। अब वस्तानवी साहब जो खुद गुजरात के हैं, मेमन साहब है जी उनका इदारे यहाँ महाराष्ट्र में और कई सौ चल रहे इदारे, एक वक्त में टेम्पररी के तौर पर उन्होंने जो है चेयरमैन की हैसियत से आए थे। हाँ तो क्या वस्तानवी साहब हो जाओ, MM शेख साहब हो गए और भी बहुत सारे साहब है, तो क्या इनको वफ़ की ज़मीनात के ऊपर इदारे बनाने का हक़ नहीं है? क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं ना, मेडिकल भी इनके पास, हेल्थ इश्यूज़ इनके पास है, एजुकेशन इश्यूज़ इनके पास सब है। तो हमारी ज़मीनात के ऊपर गवर्नमेंट बना सकती और हम हमारी ज़मीन पे कुछ नहीं बना सकते। अरे हम हमारी आवाम को बिठा नहीं सकते, ये हमारे लोग हैं। जो भी बड़े अहदे पर बैठा ना वो बड़ा बना साहब, मगर उन्होंने अपने नीचे वालों को कभी बड़ा नहीं बनाया। साहब एक सवाल है कि जैसा आपने बोले, ये बात जिक्र करें आपने कि अपने लोगों को बिठा नहीं सकते, उस पर एक सवाल जहन में आया। मैं भी एक बार पंचक्की में गया था, CEO साहब से, काफ़ी पुरानी बात है। मैंने बोला साहब, ऐसे फ्रैंकली बात कर रहा था ऑफिस से बैठ के कि साहब ये गरीब जैसा आप कंपनियों को देते, ऐसा जो भी लेते कानून के दायरे में बिठा के, तो कानून के दायरे में बिठा के गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं बसाया जाता कि भाई जैसा एक 50 एकड़ ज़मीन आपने किसी कंपनी को दे दी, उसका सालाना क्या आ रहा, इतना आ रहा, मैं 20-30 का प्लाट तो उसको बोला सालाना देख तो कितना आएगा, तो मेरा दावा है कि 1000 रुपये साल भी नहीं आएगा, तो पैसा उतना चाह रहा ना, मतलब वक्फ बोर्ड को। तो फिर कानून में तरमीम करके क्यों नहीं होता? नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह वो वक्फ का कानून के कुरान शरीफ है क्या? नुक्ता ज़ेर ज़बर बदल नहीं हो सकता। तो एक जहन में आ रहा था, फिर ये जब जो जिम्मेदार है तो तरमीम क्यों नहीं होती? इस पर मैं आपको 2 या 3 चीज़ें बता सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अभी जो चेयरमैन है वजाद मिर्ज़ा साहब, इन्होंने इसी साल के जनवरी में उन्होंने ऐलान किए थे कि हम बहुत जल्द जो है लोगों को प्लॉट अलॉट करने वाले हैं जी जनवरी में जी। लगभग आप और हम अभी नवंबर की इनके महीने में बैठे हुए, अगला महीना दिसंबर का, फिर साल ख़त्म जी। बातें थी, बातें हैं और बातें ही रहेंगी। पहली बात, हमारे जो CEO आए हुए ये खुद एडिशनल CEO है, ये कोई परमानेंट नहीं है जी। ओके, उसके नीचे जो है जुनेद साहब, वो डिप्टी CEO, जो पुराने CEO थे जी, वो डिप्टी आ गए साहब। ऊपर से हुक्म उतना ही आता है जितना इनको करना है, उससे ज़्यादा कुछ करेंगे ना जी फिर टर्मिनेट हो जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात है कि आप किसी वक्त में गए थे, किसी से बात किए थे आपने, जो भी हुआ, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी अपनी ज़मीन के ऊपर कोई गैर बैठ गया। नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, आज एक जहन में आ गया, वो बोलते हैं ये मंशा वक्फ में नहीं आता। मैं बात पे आ रहा हूँ जी। तो जो मंशा वक्फ में आती वो तो दो भाई। एक ज़मीन है, आपने पर्टिकुलर मांगे, तो उस ज़माने में जिसने वक्फ किया था, उस ज़माने में जिसने ये वक्फ किया था, तो वो वक्फ थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल के लिए था और आप अभी वहाँ रहने के लिए मांग रहे, तो वो मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ हो गया। मगर जिसने रहने के लिए दिया था वो तो दो, और आपको इत्तला है तो आप बैठ जाओ उसके ऊपर। आप एडवांस पोजीशन के तहत आप एक एप्लीकेशन दो, 102 बार दो, नहीं दिया तो आप ट्रीटमेंट में जाओ, जैसे लोग जाते हैं। अरे लोग साहब हज़ारों एकड़ के ऊपर ज़मीनों पे बैठ जा रहे, एडवांस पोजीशन और स्टे ला कर हमारे को डरा रहे। आप क्यों डरा रहे उसको भाई? आप भी और अपने लोग भी इतने मुत्तकी परहेज़गार क्यों हो गए? अरे सगी बहन का हक़ नहीं दे रहे, भाई का हक़ मार रहे, माँ बाप को कोई नहीं पूछ रहा, और वफ़ के मामले में वफ़ एक्ट को पूरा चाट रहे। इतना ही वफ़ एक्ट के जानने मानने वाले तो कुरान पढ़ लो और कुरान समझ लेते थे तो हमारे कुछ मसले हल हो जाते थे। उसकी दूसरी और आखिरी वजह, आपको ये बात कन्फर्म है कि ज़मीन वफ़ की है, पहली फुर्सत में पोजीशन लो आप उसके ऊपर, आपको वफ़ एक्ट इजाज़त देता। अब आप एक नोटिफिकेशन दो कि ये ज़मीन खाली है, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैं ये सबमिट कर रहा हूँ, ये ज़मीन वफ़ की है और लिहाजा मुझे ये अलाउड किया जाए, मैं इसका किराया देने के लिए तैयार हूँ। दस्तूर के मुताबिक वफ़ में जो भी इसके रूल है मैं वो रूल फॉलो करूँगा, मैं आपको किराया देने तैयार है। उन्हें नहीं दिया तो उसके खिलाफ कोर्ट को जाकर इन्हें पैसे मेरे से अलाउड नहीं कर रहा, मेरे को पैसे नहीं ले रहा मेरे से। हमारा तरीक़ा है, ये हमारा दस्तूर का है। तो आप और हम इतने मुत्तकी हमको जहाँ पे मुत्तकी बनना है हम वहाँ मुत्तकी नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती की मुत्तकी है। ये क्या है तरीक़ा है जी? ऐसे चक्कर में एक वक्त में ना वक्फ एक्ट रहेगा, ना वक्फ बोर्ड रहेंगी, ना वक्फ की ज़मीन रहेंगी, फिर उस दिन क्या करेंगे आप? सर ये तमाम बातें और अब तमाम सुनने के बाद ये जहन में आ रहा, जब हमारे तंजीम के ज़िम्मेदारान, जैसा आपने कहा कि ये मामलात है, वक्फ बोर्ड का ये हाल है, लीडरान का, सियासी लीडरान का ये हाल है, या दीगर ज़िम्मेदारान का ये हाल है, तो कौम कहाँ जाए? कौम इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी होशियार मौजूद है कि उसको मालूम है कि नारे तकबीर लगने पे कहाँ जाना चाहिए, फ़लाना चंदा मिलने पे कहाँ जाना चाहिए, फ़लाने इज्तिमा पे किसके जाना चाहिए, और वक्त पर क्या पलटी मारना चाहिए। हमारी आवाम बहुत होशियार है। तो हम फिर यही कहते हैं कि ज़मीन एक बार ढूंढ लो, बैठ जाओ, ख़ुद आप अपनी जमात से, अपनी सियासी पार्टी से और अपने एक वकील को तैयार करके वफ़ एक्ट की किताब लेके, वफ़ का गैजेट लेके,
वफ़ के न्यू रूल्स को लेके 2014 का लीज रूल लेकर आप खुद एक एप्लीकेशन बनाओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को और वफ़ सीईओ को दे दो, चीफ मिनिस्टर को दे दो और अपना काम शुरू कर दो। आवाम को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं सिवाय 3-4 चीज़ें के। आप हमारी भी चौकट पे मत आओ, आप हमारी भी बात मत मानो, मगर अपने अपने एरिया के अंदर जो जो ज़मीनात खाली पड़ी हुई अल्लाह के वास्ते उसको बचा लो, वरना आने वाले वक्त में वो भी नहीं मिलेंगी। आए दिन अब तो वक्फ बोर्ड को भी कोई नहीं पूछता था। अब सिटी सर्वे, SLR ऑफिस, तलाटी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर दिन रात वफ़ की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही, फेर फार हो रहे हो रही, इनसे कोई NOC नहीं मांगता। और जब उनकी मालूमात देने के लिए गए, फलाना गए, अपनी है ये, हाँ कैसा अपनी है बताओ, क्या है अपना रिकॉर्ड बताओ। दुनिया भर का रिकॉर्ड देने के बाद भी 6-6 महीने साल भर से फाइला पड़ी हुई है, उसके खिलाफ पिटीशन जाना। मैंने 2 महीने पहले घाटी दवाखाने के खिलाफ जो पिटीशन दाखिल करके मैंने ज़मीन एक हासिल किया। 55 साल के बाद एक ज़मीन वापस मिली, 10,000 स्क्वायर फीट के करीब है वो जी। गवाया। तो जिस वक्त हम कर रहे थे तो हमारे साथ के और हमारी अतराफ़ के और हमारे शहर के लोग हम पे हंस रहे थे, पागल हो गए बोल के। मगर जब हासिल हो गई, सब हो गया, फलाना हो गया, माशाअल्लाह। यानी मुँह पर कुछ और बद पीछे कुछ है यार हमारे आवाम का भी। तो हम वही कह रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप एक वफ़ के जानकार वकील को पकड़ लो यार, और अब यूनियन पेपर लेकर जाके बात करो ना, कैसा नहीं जीतेंगे आप। और वफ़ की ज़मीन पे कोई कुल नहीं लगता, कोई एडवांस पोजीशन नहीं लगता किसी के बगैर का, ना कोई ज़मीन एक्वायर हो सकती, ना किसी को वो अलाउड हो सकती। कब तक? जब तक वक्फ बोर्ड ना करे। जी। तो वो जो ज़मीनात खाली है वो तो आप हासिल करो, जब तक आप हासिल नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब सर इसमें एक आखिरी सवाल है जाते जाते कि इस मामले में अब जो भी बेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनको एक दर्द है वक्फ़ी ज़मीनात का, वो अगर इसमें कुछ मालूमात लेना चाहे या आपसे जुड़ना चाहे, ये इस मूवमेंट को अगर बढ़ाना चाहे, तो आपका ऑफ़िस का नाम बोल दीजिए और मोबाइल नंबर बोलो, ताकि लोग आपसे जुड़े और उनको कुछ क़ानूनी तौर से मदद हो सके। जज़ाकल्लाह। देखिए, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स जो है, जो एक संगठन जो पूरे इंडिया लेवल के ऊपर रजिस्टर्ड है, मगर काम सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पे ही कर रही है। हमारे औरंगाबाद, बीड़, परभणी, नांदेड़, उस्मानाबाद, पुणे में, अहमदनगर में हमारे लोग मौजूद है। औरंगाबाद का जो हमारा हेड ऑफिस है वो है कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड के अंदर, खाजा साहब के ऑफिस के पीछे। मेरा मोबाइल नंबर है 9890008033। मेरा नाम है राशिद सिद्दीकी, मैं एक वक्फ एक्टिविस्ट हूँ। और साथ में आखिरी वक्त पर ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह अनकरीब हम एक महाराष्ट्र लेवल पर हम औरंगाबाद शहर के अंदर एक वक्फ कॉन्फ्रेंस रखना चाह रहे हैं जी, जिसमें बाहर के भी और कुछ लोकल के भी लोग रहेंगे, और पर्टिकुलर हमारे लोकल इश्यूज़ के ऊपर हमारी बात की जाएंगी जी। जो अभी बहुत सारे जैसे आपके सवालात हैं। तो कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये है कि हम वो सिर्फ है ना, एक अक्सर सिर्फ बयानात की शक्ल नहीं रहेंगी कि एक स्पीकर आएगा और आवाम को बात करके चला जाएगा। वो 3 घंटे का लेक्चर भी रहेगा और उसमें 2 घंटे का बाद में जो है सवाल जवाब का सेक्शन रहेगा और बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल रहेगा। उसमें 200 से 250 पूरे महाटवाड़ा से NGOs आ रही है जी। और लोकल के जो है वफ़ एक्टिविस्ट आ रहे हैं। जी। और ये हो रहा है कि भाई अपने अपने एरियो में अपने काम कैसे करें और क्या ज़िम्मेदारी के साथ करें। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और ख़ास करके सिटी के मामले में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आप बस अपना एरिया बोले, हम इंशाल्लाह वहाँ का आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे फ़ी सबीलिल्लाह। मगर अल्लाह के वास्ते आप जिस भी मतलब फ़िक्र के आप जुड़कर वो चीज़ को, इदारे को बचाइए। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक बड़े पैमाने पर एक कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं इंशाल्लाह। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को तो ये है कि इसमें आगे जुड़िए। इस तरह से आपने राशिद सिद्दीकी साहब की बात को सुना और मुलाकात लेने का हमारा एक ही मकसद था कि जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, सरगर्मी अंजाम दे रहे हैं, तो ये आवाम के सामने लाया जाए। अब सारी बातें आपके सामने हैं। और जब मैं बातचीत सुन रहा था तो उन्होंने एक हवाला बहुत प्यारा दिए, देखिए, और बहुत मशहूर हुआ वो वली रहमानी साहब का जो एक कॉलेज का क्या मामला चल रहा था, तो उस पर बहुत कम वक्त में करोड़ों रुपये जमा हो गए। अब सवाल ये है कि कड़वा सच है, जब एक बंदा आवाज़ देता है, कौम को आवाज़ देता है, तो मतलब करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं और बाद में बोलना पड़ता है कि बस भाई हमारे पैसे जमा हो गए। अब जो हमारे चारों बड़े काबिल एहतराम हमारे इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, देखिए, आप पे को किरदार कशी करना मकसद नहीं है, ना आप पे उंगली उठाना मकसद है, ना आपको हम कोई ऐसा गलत अंदाज से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम आपको इसलिए आवाज़ दे रहे हैं क्योंकि आपकी एक आवाज़ पर लाखों लोग जमा होते हैं। अब देखिए, तबलीगी जमात का इज्तिमा होने जा रहा है, लाखों लोग जमा हो जाएंगे। हर जमात का अपना तंजीम का कोई बड़ा अगर इजलास हुआ, हज़ारों लाखों लोग जमा होते हैं। इसलिए जमा होते हैं कि लोग आप पे एतमाद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी बात पे लब्बैक कहते हैं। तो भाई अगर आपने ज़रा सा कदम दो बढ़ाए और ये कहे कि देखो हमने फला ज़मीन को हमको हासिल करना है और वहाँ पर कोई एक अच्छा सा हमको नेक काम करना है, अब हुकूमत महाराष्ट्र ने आपको वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, ये कड़वा सच है। अब हम हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते,
हम हुकूमत की आड़ में बच नहीं सकते, या कोई फ़िरका परस्त जो राजनीति उसके ऊपर आप एकदम होके भाई वो ऐसे लोग बैठे हुए वैसे लोग बैठे हुए, ये सारी फजूल बातें हैं। जब हुकूमत महाराष्ट्र ने वक्फ बोर्ड आपको बना के दी तो सवाल ये फिर ये जो भी खबरें आती है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जब इतनी हमारे वक्फ ज़मीना चल जा रही है कि जैसा आपने बताया खबरस्तान चल जा रहे, हमारी कई वीरान मस्जिदें हमारी लापरवाही से मतलब बर्बाद हो जा रही, तो सवाल ये है, मैं बड़े माजरत के साथ और माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, फिर हमें क्या हक़ था कि हम बाबरी मस्जिद को उठाते? मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या हक़ था? अयोध्या के मुसलमान काफ़ी थे क्योंकि नमाज़ उन्हें पढ़ना था, मुझे थोड़ी पढ़ना था। मैं तो महाराष्ट्र का मुसलमान हूँ, मैं तो औरंगाबाद का मुसलमान हूँ। मैं आपको झिझोड़ने के वास्ते पढ़ रहा हूँ, आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। हमें क्या हक़ था कि अभी वो अपने कृष्ण जाम जो मस्जिद की चढ़ा मथुरा का, हमें क्या हक़ पहुँचता फिर? अरे भाई वो भी तो अल्लाह का घर है, यहाँ भी अल्लाह का घर है। खबरस्तान, दरगाह की ज़मीना, ये सब ये बुजुर्ग दिन के वो है, इनके बहाने से एक अच्छा नेक काम हो रहा। फिर आप इसमें उतना जोश वलवला बताते क्यों नहीं? मेरा मकसद ये आपको बोलने का, इतना जोश इस पर तकरीर हो रही है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है, सर जोड़ के बैठ रहे हैं, तो भाई यहाँ क्यों नहीं बैठते आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं और लोग बज़न हो गए हैं। आपसे इल्तिजा है क्योंकि आप बड़े हैं और उलमा इकराम अंबिया के वारिस होते हैं। हम आपसे क्या कहें, हम आपके सामने बहुत छोटे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए दर्द को समझिए। साहब ने कहा है कि एक दिन आ जाएगा, वक्फ बोर्ड भी ख़त्म, ज़मीनात भी ख़त्म, सब ख़त्म, अलविदा शहर रमज़ान बोलते ना, ये मामला हो जाएगा। तो बहरहाल देखिए ये अभी भी वक्त है, क्योंकि इसके तमाम जिम्मेदार हम हैं। हमसे मुराद बोले जब वक्फ बोर्ड हमारे पास है, वक्फ बोर्ड मेम्बरान बोलो, सीईओ बोलो, काम करने वाले सब मुसलमान हैं। इसमें ना कोई कृष्णा है, ना देश पांडे है, ना कुलकर्णी है, ना कामड़े है, ना जामड़े है। कौन है? ये सैयद, फारूक, अम्मुक, ढम्मुक, ये हसन, कमाल, ये वो इस नाम के लोग हैं ना, यानी कहने को मुसलमान ही है ना। हम किस मुँह से सरकार को बुरा बोले, हम किस मुँह से उनको बुरा बोले? और फिर आखिरी में कौम की बात आ जाती है, फिर जज्बात की बात आ जाती है। तो बहरहाल देखिए बहुत सा दर्द है और इस दर्द में बहुत सी बातें हैं। तो खुदा आप पहल कीजिए, पहल की। देखिए लोग तैयार बैठे हुए हैं आपके साथ में आने के वास्ते, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं। नेक काम करेंगे तो आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम समझते हैं आज भी वक्त है, जैसा आपने कहा है कि अतराफ कई कॉलोनियाँ ऐसी है, वहाँ पर खबरस्तान नहीं है। ज़रा कल्पना कीजिए, तस्वुर कीजिए, कहाँ गाड़ेंगे, कहाँ गाड़ेंगे? नौज़बिल्ला माज़अल्लाह के ऐसा फतवा निकालने मजबूर होना पड़ेगा कि अब जगह नहीं तो जला दो। नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा वक्त लाने मजबूर कर रहे हैं आप हमारे बड़े हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए चंद कलमात अगर आपको नागवार गुजरे तो माफ़ी देते हुए प्लीज़ आपसे खुदारा देखिए वक्त हालात है, वक्त हालात है। जैसे हम दुनिया में हालात चलते हैं, तबाही होती है तो यहाँ जलसे जुलूस होते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई ये भी तो रिश्ता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का, ये भी तो रिश्ता है ना। कि सौतला रिश्ता है क्या ये? नौज़बिल्ला को बहुत दूर का रिश्ता है क्या? ये भी तो कोई रिश्ता है। लेकिन देखिए हर रिश्ते की अहमियत एक ही है, मिल्लत इस्लामिया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातों का समझने की कोशिश कीजिएंगे। अभी वक्त है। देखिए भाई ने कहा, इनका फ़र्ज़ अदा हो गया। मैं एक छोटा मोटा सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैंने अपने न्यूज़ से उसको वायरल किया तो गोया मेरा भी हक़ अदा हो गया। कल यौम आखिरत में जो भी शख्स इसका ज़िम्मेदार रहेगा, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। भाई अल्लाह बोलेंगे कि भाई एक दीवाने ने, एसडीएम चैनल वाले ने तो रिलीज़ करा था, तुमने क्यों नहीं करे थे? आप ये नहीं बोल सकते अल्लाह में हमको मालूम ही नहीं था। तो बोलेंगे वाह वाह वाह, तमाम सियासी बातों को आप तमाम सोशल मीडिया खंगालते थे, जब ये मामला रहा था आपने देखे क्यों नहीं, और देखे तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये अल्लाह पूछेंगे आपसे। देखिए ठीक है, आज इजी ले लो, दीवाना समझ लीजिए, पागल समझ लीजिए, लेकिन हम तो बच गए भाई। हमने कौम मिल्लत का टूटे फूटे अंदाज से अदा कर दिया। ए रब्बुल आलमीन तू गवाह है, ये आसमान तू गवाह है, ज़मीन तू गवाह है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और कुछ अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।